आज हम आपके सामने लाए हैं हिंदी साहित्य में जो तुलसी राम डॉक्टर तुलसी राम ने लिखा है मुर्दहिया, उनकी उनकी आत्मकथा। यह आत्मकथा और जीवनी के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या है उनकी कहानी, कहाँ की है उनकी कहानी और कब की है उनकी कहानी। भूमिका पहले पढ़ते हैं। भूमिका में आपको बताया जाता है कि इसमें क्या क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या पढ़नी है, क्या चीज़ इसमें बताई जाएंगी। तो काफ़ी लंबा है, तो इसको हम कई पार्ट में आगे करेंगे। इसको हम कई पार्ट में करेंगे, ठीक है। मुर्दहिया, हाँ, इसकी भूमिका जो है, मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर कहाँ पे है? आजमगढ़ में है। आजमगढ़ कहाँ पे है? बनारस के बगल में है, ठीक है। तो बनारस इसलिए नाम लिया जा रहा है क्योंकि फेमस है, दुनिया भर में कहीं भी आप नाम लीजिए यह पता चल जाएगा। अच्छा, बाकी आप लेंगे सुल्तानपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, ये सब कहाँ नहीं उतना बता पाएंगे। आजमगढ़, जौनपुर हालांकि बहुत फेमस है, सिराज हिंद कहा जाता था, तो जौनपुर का नाम थोड़ा सा तो ज़रूर सुर्खियों में रहा है इतिहास में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसका जो निर्माण किया था। तो मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। यह लेखक कह रहा है, लेखक का नाम है डॉक्टर तुलसी राम। यह अपनी आत्मकथा बता रहे हैं। जब भी इसमें आप को कनेक्ट करना होगा, लेखक से कनेक्ट करना होगा कि यह लेखक खुद कह रहे हैं। लेखक का नाम है डॉक्टर तुलसी राम। रहने वाले कहाँ के? धर्मपुर आजमगढ़। उनका जन्म स्थान वहीं पे है, धर्मपुर आजमगढ़ में। और मुर्दहिया नाम इसलिए है, आपको यह भी पता चलेगा, जहाँ पे मुर्दा फूका जाता है उसका नाम इसी से मुर्दहिया पड़ा है। और यह एक दलित समाज की कहानी है। चरवाहे से लेकर हरवाही तक, चरवाहा मतलब जो भैंस गाय बकरी सब चराते हैं, उन्हें चरवाहा कहा जाता है। हरवाहा मतलब किसान हो गए, जो पहले बैलों के माध्यम से खेतों को जोतते थे। हरवाहा तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे, मतलब कि वह इस स्थान पे था कि वहाँ से लोगों को लगातार गुजरना ही पड़ता था अपने दैनिक कार्यों के लिए। इतना ही नहीं, दैनिक कार्य मतलब अपना जो भी काम काज है वह। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दहिया से ही गुजरना पड़ता था। हमारे गाँव की नहीं, लेखक के गांव। लेखक हम जब भी हम कहें कि हमारे आएगा तो आप लेखक की तुलना कीजिएगा, ठीक है। हमारे गांव की जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्दहिया समेट लेती थी। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्दहिया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी, वह दोनों की मुक्तिदाता थी। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांसपिंड पर जूझते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते और सियार मुर्दहिया को एक कलास्थली के रूप में बदल देते थे। रात के समय इन्हीं सियारों की हुआ हुआ वाली आवाज़, हुआ हुआ, आपने सुना होगा ना, हुआ हुआ सियार बोलते हैं ना। और एक सियार बोलना शुरू करेगा तो सभी शुरू कर देंगे, देखा देखी। तो हुआ हुआ वाली आवाज़ उसकी निर्जनता को भंग कर देती थी। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दहिया में दफन हो गए। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मुर्दहिया ही होता। मुर्दहिया सही मायनों में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी। इस जिंदगी को मुर्दहिया से खोद कर बाहर लाने का पूरा श्रेय तदभव के मुख्य संपादक अखिलेश को जाता है। वे हमेशा मेरे सामने कलम के बदले फावड़ा लिए तैयार मिलते थे। सही अर्थों में मैंने उनके ही फावड़े से खोदकर मुर्दहिया से अपनी ज़िंदगी को बाहर निकाला। जमाना चाहे जो भी हो, मेरे जैसा कोई अदना जब भी पैदा होता है वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन जाता है। यही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर में भागने के बाद जब मुर्दहिया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है तो गांव के हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गाने वाले जोगी बाबा, लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य कला बिखेरती नटिनिया, गिद्ध प्रेमी पग्गल बाबा, सिंघा बजाता बंकिया डोम आदि जैसे जिंदा लोक पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। सबसे ज़्यादा दुख करने वाली बात दिल्ली में रह रहे मेरे गांव के कुछ प्रवासी मजदूरों से मालूम हुई। 50-60 साल पहले की जिस मुर्दहिया का वर्णन मैंने किया है वह पूर्ण रूपेण उजड़ चुकी है। सारे जंगल कटकर खेत में बदल चुके हैं, जिसके चलते गिद्धों जैसे अनगिनत दुर्लभ पक्षियों तथा शाही सियारों और खरगोश जैसे पशुओं का विलोप हो चुका है। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना। ऐसे
अवसरों पर मेरी दीदी नहीं सॉरी दीदी क्या करेंगी, दादी आएंगे, दादी ही समझाएंगी। तो दादी आंख धो लेने को कहती थी, किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी के छींटों से दुख की निथानी नहीं मिट पाती। प्रवासी मजदूरों से ही पता चला कि मुर्दहिया से होकर जाने वाली एक सरकारी सड़क ने हमारे गांव को 3 जिलों आजमगढ़, गाजीपुर तथा बनारस से जोड़ दिया है। क्या जी? तो आजमगढ़ का एक तरफ जुड़ाव गाजीपुर से है, तो एक तरफ आपका बनारस से है, तो एक तरफ आपका जौनपुर से है। ठीक है, तो इस प्रकार से है, इसी के पड़ोसी हैं सब। उस पर टेम्पो भी चलने लगे हैं। जिस तरह हमारे गांव से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन बड़े शहरों में हो चुका है, संभवतः मुर्दहिया से सड़क निकल जाने के कारण वहां के भूत पिशाचों का भी पलायन अवश्य हो गया होगा। जाहिर है, मतलब भूत पिशाच के लिए भी तरसता होगा। तो यदि भूत आजमगढ़ में पहले रहा करते थे, तो वह अब जब रास्ता बन गया तो उस रास्ते से बनारस और उस रास्ते से गाजीपुर भी तो जाएंगे। तो पलायन होना तय था, पलायन होना एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। अब पहले जैसे उनकी पूजा नहीं होती है। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक जीवन को प्रभावित किया है, भूत भी इसमें अछूते नहीं है। आने वाले मुर्दहिया के दूसरे खंड में घर से भागने के बाद कलकत्ता, बनारस तथा दिल्ली होते हुए इंग्लैंड तथा सोवियत संघ रसिया तक की जीवन यात्रा का लेखा जोखा होगा। मूलतः यह यात्रा मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है। राजकमल प्रकाशन के निदेशक अशोक महेश्वरी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने तद्भव में अब तक का प्रकाशित 7 किस्तों को मुर्दहिया खंड 1 के रूप में अविलंब प्रकाशित करने का निर्णय लिया, जबकि आगे का लेखन अभी जारी है। यह कहना था जवाहरलाल नेहरू नई दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर तुलसी राम का। यह तो भूमिका रही, और इस भूमिका में आपको यहाँ पे 7 खंडों में चीज़ें मिलेंगी जिसका अनुक्रम होगा, यानी कि 7 चैप्टर कह सकते हैं उनकी आत्मकथा का। जिसमें पहला है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरा है मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, तीसरा है अकाल में अंधविश्वास, चौथा है मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, पाँचवा है भूतनिया नागिन, छठवां है चले बुद्ध की राह, सातवां है आजमगढ़ में फाका कसी। तो इन 7 जो चैप्टर हैं उनको हम 7 पार्ट में देखेंगे। तो आज केवल हम पहला पार्ट देखेंगे जिसका नाम है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं मेन कहानी। अब तक तो हमने भूमिका देखा कि इसमें क्या है, कौन क्या है, कहाँ की कहानी है, कैसी कहानी है। तो भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि की जो पहली कड़ी है जिसका शीर्षक है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, इसका शुरू करते हैं। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। मेरी का मतलब लेखक डॉक्टर तुलसीराम कह रहे हैं अपनी कहानी, अपनी जुबानी। मैं केवल यहाँ पे ध्वनि देने का काम कर रहा हूँ। मानव जाति का वह पहला व्यक्ति जो जैविक रूप से मेरा खानदानी पूर्वज था, उसके और मेरे बीच न जाने कितने पैदा हुए हैं, किंतु उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। लगभग 2300 वर्ष पूर्व यूनान देश से भारत आए मिनांडर ने कहा कि आम भारतीयों को लिपि का ज्ञान नहीं है, इसलिए वे पढ़ लिख नहीं सकते। उसके समकालीन ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, किंतु आधुनिक भारतीय पंडों ने मिनांडर का खूब खंडन मंडन किया। हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय मिनांडर की कसौटी पर खरा उतरते हैं। सदियों पुरानी इस अशिक्षा का परिणाम यह हुआ कि मूर्खता और मूर्खता के चलते अंधविश्वासों का बोझ मेरे पूर्वजों के सिर से कभी नहीं उतरा। शुरुआत यदि दादा से ही करूं तो पिताजी के अनुसार उन्हें एक भूत ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। कहना है कि भूत लाठी से पीट पीट के मार डाला। सोचो कितना अंधविश्वास था। अपने 5 भाइयों में पिताजी सबसे छोटे थे। घर में सभी का कहना था दादाजी, जिनका नाम जूठन था, गांव से थोड़ा सा दूर झाड़ियों वाले टीले के पास छोटे से खेत में मटर की फसल को देर रात तक जानवरों से बचाने के उद्देश्य से गए थे। नाम भी बहुत अजीबोगरीब था। देखो, नाम पहला जूठन है, नाम ही जूठन है। खाना में जो छूट जाता है उसको कहा जाता है जो, मतलब खा के छोड़ दोगे, जूठार दिए तो हो जाएगा जूठन। नाम भी जूठन था। मटर के खेत में उन्हें फली खाता एक शाही नामक जानवर दिखाई दिया। क्योंकि रात उजाली थी, दादाजी ने अपनी लाठी से शाही पर हमला बोल दिया। लाठी लगते ही शाही रौद्र रूप धारण करते हुए अपने लंबे लंबे कटीले रोंगटे को फैलाकर अंतर्धान हो गया। घर वालों के अनुसार वह शाही नहीं बल्कि उस क्षेत्र का भूत था। भूत। इस प्रकरण के बाद दादाजी खेत से डरकर तुरंत घर आ गए। इस भूत का किस्सा सारे गांव में फैल गया। डरकर हर किसी ने उधर जाना बंद कर दिया। सभी कहने लगे भूत बदला अवश्य लेगा,
क्योंकि भूत को मारे हैं दादाजी। इसी बीच दादाजी एक दिन खलिहान में रात को सोए हुए थे। शाही संतरित भूत लाठी लेकर आया और उसने दादाजी को पीट पीट कर मार डाला। दादाजी को मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि उनकी यह भूतही हत्या मेरे जन्म से अनेक वर्ष पूर्व हो चुकी थी। इस हत्या की गुत्थी मेरे लिए आज भी एक उलझी हुई पहेली बनी हुई है। तर्कसंगत तथ्य तो शायद यही होगा कि दादाजी की गांव के ही किसी अन्य व्यक्ति से अवश्य ही दुश्मनी रही होगी और उसने शाही भूत का मनोवैज्ञानिक बहाना निर्मित कर उन्हें मार डाला हो। सही बात है, वो तो अंधविश्वास ही था, तो किसी ने मार डाला है और भूत का नाम दे दिया है। और किसी से दुश्मनी रही होगी तो यही तो कंसेप्ट होगा। और आगे देखते हैं। और सच्चाई चाहे जो भी हो, इस भूतही की प्रक्रिया ने मेरे खानदान के हर व्यक्ति को घनघोर अंधविश्वास के गर्त में धकेल दिया। परिणाम स्वरूप घर में भूत बाबा की पूजा शुरू हो गई। यानी लेखक के घर खुद भूत प्रेत का लोग मानने लगे। इस घटना के बाद कोई घटना होती है तो उसके पीछे एक कारण भी होता है। घर में ओझाओं का बोलबाला हो गया। किसी को सिर दर्द होते ही ओझैती सोखैती शुरू हो जाती थी। ऐसे भूतही वातावरण में किसी शिशु का जन्म आजमगढ़ के जिले धर्मपुर नामक गांव में 1 जुलाई 1949 को हुआ, तो उसकी विरासत कैसी होगी आप समझ सकते हैं। पृष्ठभूमि देखिए लेखक की। लेखक का जन्म हुआ 1 जुलाई 1949 को आजमगढ़ धर्मपुर नामक गांव में। जाहिर है शैशव काल में ही मूर्खता जन्य अंधविश्वासों की बोझ तले लेखक दब गया। मेरी दादी का नाम मुसड़िया था। ठीक है, मुसड़िया। वह 100 वर्ष से भी ज़्यादा जिंदा रहे। उसके चेहरे तथा बाहों से लटकते हुए चिचुके चमड़े उसकी लंबी उम्र को प्रमाणित करते थे। गांव वालों का कहना था कि मेरी दादी ने कौवा का मांस खाया है, इसलिए वह मरती नहीं है। गांव में यह किंवदंती फैली हुई थी कि कौवे का मांस खाने वाला बहुत दिन तक जिंदा रहता है। जो भी हो, सोचो वह था। आज के लोग क्या खाते हैं? बकरा, मुर्गा, मछली। दादी कहती थी कि महीने के किसी पक्ष के त्रयोदशी के दिन मेरे पिताजी का जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम तेरसी पड़ा। मेरी माता का नाम धीरजा था। मेरे पिताजी की मछली मारने में महारत हासिल थी। वे किसी भी जल स्रोत से बड़ी आसानी से मछलियां मार लाते थे। मच्छर मरवा के नाम में उन्हें उस क्षेत्र में पौराणिक ख्याति मिली हुई थी। लोग कहीं भी मछली मारने जाते वे पिताजी से प्रार्थना करते कि वे साथ चलकर वह पानी छू भर दें, बस मछली सबको मिल जाएगी। बाद में मेरी माँ ने बताया कि जिस चारपाई पर मैं पैदा हुआ उसके नीचे तुरंत पिताजी ने गांव स्थित पोखरी से एक जिंदा मछली पकड़कर डाल दिया। यह एक प्रकार का टोटका था, जिसके अनुसार उनका विश्वास था कि मुझे भी बड़ा होने पर मच्छर मरवा के रूप में पौराणिक ख्याति मिल सकेगी। संभवतः मेरे माँ बाप की सर्वोच्च आकांक्षाओं की पहुँच मुझे एक सिद्धहस्त मच्छर मरवा के रूप में देखने तक ही सिमट कर रह गई थी। जाहिर है एक दलित खेत मजदूर और मजदूरनी की आकांक्षा इससे ज़्यादा और क्या हो सकती थी। माँ ने यह भी बताया कि उसके कई बच्चे पहले पैदा हुए थे, किंतु थोड़ा बड़ा होकर सबके सब मरते चले गए। इसलिए जब मैं पैदा हुआ तो पिताजी मुझे अपनी गोद में लेकर गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक शिव मंदिर, जिसे शेरपुर कुटी कहते थे, पहुँचे और मंदिर के महंत बाबा हरिहर दास से आशीर्वाद देने के लिए विनती की। बाबा हरिहर दास बड़े उदार पुरुष थे। उन्होंने मुझे जीवित रहने का आशीर्वाद देते हुए मेरा नाम तुलसी राम रखा। बाबा का कहना था कि तुलसी दास राम भक्त थे, अतः यह लड़का भी बड़ा होकर तुलसी राम के रूप में राम भक्त हो गया। मुझे जीवित रखने की प्रक्रिया में पिताजी स्वयं एक कट्टर शिव भक्त हो गए। उन्होंने घर के पास एक नया पीपल का पेड़ लगाया और उसकी पूजा शुरू कर दी। शनिवार के दिन वे पीपल पर जल चढ़ाते और शाम को घी का दिया जलाते। वे शिव की प्रार्थना में जो कुछ बोलते उसे सुनकर ऐसा लगता था कि मानो वो किसी से लगातार रो रो कर बातें कर रहे हों। पिताजी के अनुसार जैसे जैसे पीपल बढ़ता गया वैसे वैसे मैं भी। इस बीच उस जर्जर बुढ़िया दादी का लगाव भी मुझसे बढ़ता गया। जब मैं 3 साल का हुआ, गांव में चेचक की महामारी आई। मेरे ऊपर उसका गहरा प्रकोप पड़ा। चेचक से मैं मरणासन हो गया। घर में स्थानीय ग्रामीण देवी देवताओं की पूजा शुरू हुई। उस समय गांव में दलितों के अलग देवी देवता होते थे जिनकी पूजा सवर्ण नहीं करते थे। हमारे गांव में भी चमरिया माई और डी बाबा 2 ऐसे ही देवी देवता थे जिनकी पूजा
दलित करते थे। इन दोनों को सूअर तथा बकरे की बलि दी जाती थी। क्या? हमारे गांव में भी चमरिया माई और ढी बाबा दो ऐसे देवी देवता थे जिनकी पूजा दलित करते थे। इन दोनों को सूअर तथा बकरे की बलि दी जाती थी। बलि के अलावा इन्हें हलवा सुहारी यानी वही पूड़ी हलवा सुहारी, धार तथा पुजौरा भी चढ़ाया जाता था। एक लोटा पानी में कुछ जायफल, छुहाड़ा, लौंग आदि मिला दिया जाता जिसे धार कहते थे। एक मुट्ठी जौ का आटा पुजौरा कहलाता था। चमरिया माई का स्थान उसी मटर वाले भूतय खेत के पास झाड़ियों वाले टीले पर था। वहाँ कुम्हार के आवा में पक्की मिट्टी के कुछ हाथी और घोड़े रखे हुए थे। यही हाथी घोड़े गांव के ब्राह्मणों के घर के पास डी बाबा के स्थान पर भी रखे हुए थे।